प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो कक्षा 4 की गणित की कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसका अगला पाठ है 10 महत्तम समापवर्तक। इस पाठ में जो क्वेश्चन है, इस पाठ को आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो बच्चों आपको हम समझाते हैं। देखो बच्चों, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। आज हम आपको ये पाठ पढ़ाते हैं। महत्तम समापवर्तक जो है बच्चों, इसको हम ये मासा या मासापा भी कहते हैं, ठीक है। मा, सा और पा, ये अगर हम ये कह दें कि इन संख्याओं का मासापा निकालिए, तो इसका मतलब क्या है, आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक। अब देखो बच्चों, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में जो कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एच ले ली इसका, और सी ले लिया, और इसका एम ले लिया, तो इसको हो गया HCF। आपसे कह दिया जाए बच्चों कि इन संख्याओं का HCF निकालिए, तो आपको क्या निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक ही निकालना होगा। अब बच्चों देखो, महत्तम समापवर्तक है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, महत्तम और समान, ये समापवर्तक। तो इसको आप समझ लो, ठीक है बच्चों। अब आया महत्तम, ठीक है, महत्तम से बना हुआ है, और समापवर्तक। देखो, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे या सबसे बड़ा या सबसे बड़ी, ठीक है। समापवर्तक का मतलब होता है समान अपवर्तक। अब बच्चों, अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, मतलब गुणनखंड। समझ गए। महत्तम का मतलब सबसे बड़ी, और समापवर्तक का मतलब समान अपवर्तक। ये समा लिखा हुआ है, समा का मतलब समान, अपवर्तक ये अपवर्तक, और अपवर्तक का मतलब होता है बच्चों गुणनखंड। अब बच्चों गुणनखंड के बारे में हम आपको बताते हैं। अब गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, बच्चों हमें किसी संख्या का मासापा निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसका मतलब हो गया हमें सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। जो समान गुणनखंड मिलेंगे, उनमें सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वो हमारा मासापा या महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो इसको अब हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, मासा का अर्थ है महत्तम समापवर्तक, अर्थात वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं का गुणनखंड हो और सबसे बड़ी हो, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, गुणनखंड का मतलब है कि वो संख्या जिसका गुणनखंड होगा वो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा। कैसे, अब ये देख लो बच्चों, जैसे हमें 4 का गुणनखंड निकालना है या 4 के अपवर्तक निकालना, तो इसका मतलब हो गया हमें बच्चों 4 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा, ठीक है। तो 4 जो लिखा हुआ है, 4 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 1 2 3, यानी कि 4 तक हम ले लेंगे, ठीक है। 4 तक जो संख्या होंगी 1 2 3 4, इनसे भाग देंगे। जिनसे भाग चला जाएगा 4 में, वो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, 4 का जो है 1 2 3 और 4 संख्याएं हैं 4 तक छोटी, ठीक है, यहां तक 4 संख्या होंगी। तो जब हम 1 से भाग देंगे, तो एक कोई भी संख्या है वो बच्चों 1 से तो बनी होती है, हमने बताया आपको, कोई भी संख्या है वो 1 से पूर्णतः हमेशा विभाजित होती है। तो 1 जो है वो हर किसी संख्या का गुणनखंड होता है या अपवर्तक होता है, दोनों चीजें समझ लो बच्चों, अपवर्तक या गुणनखंड होता है, ठीक है। तो 4 में जब हमने 1 का भाग दिया तो 1 आ गया बच्चों, ठीक है।
ये हट गया, यहाँ से यहाँ गया। अब देखो 2 से हमने 4 में भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का पूर्णतया भाग चला गया, अर्थात 0 शेष बचा। यानी कि जब 0 शेष बचता है तो इसका मतलब हो जाता है बच्चों उस संख्या, किसी संख्या ने उस संख्या को पूर्णतया विभाजित किया हुआ है। ठीक है, तो 2 का इसमें भाग चला जाएगा, 2 के पहाड़े में 4 हो गया, तो ये 2 यहाँ और लिख दिया। ठीक, अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में 4 नहीं आ रहा है बच्चों, तो ये नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब 4 का भाग करेंगे, तो आपको पता है बच्चों कोई भी संख्या है वो अपना गुणनखंड होती है, यानी अपने से हमेशा विभाजित होती है। तो बिना आप भाग दिए, बिना सोचे आप 4 का भाग 4 में चला जाएगा, इसलिए 4 यहाँ लिख दिए। तो 4 के जो गुणनखंड हुए वो 1, 2 और 4 हो गए बच्चों। ठीक है, यानी कि 4 जो 1, 2, 4 अपवर्तक या गुणनखंड हो गए। अब बच्चों 6 के निकालते हैं, 6 के अपवर्तक या गुणनखंड। तो अब 6 तक हम गिनती लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमें इन्हीं संख्याओं का इस 6 में भाग करना है। भाग करने पर शेषफल हमारा 0 बचना चाहिए, तभी वो हमारा गुणनखंड होगा उस संख्या का। तो 1 तो हमेशा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली यहाँ पे आ गई। ठीक, अब 2 की बारी आई। 2 के पहाड़े में बच्चों 6 आता है, आपको पता है, क्योंकि 2 का पहाड़ा आपको आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये 2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये भी हट। अब देखो 3, देखो 3 के पहाड़े में 6 आता है, बताओ, पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3, अब इसलिए 6 आ गया, तो इसलिए यहाँ 3 भी आ गया। ठीक, अब देखो 4 की बारी आती है। 4 के पहाड़े में 6 आता है क्या? 6 ही में भाग करना है बच्चों यहाँ तक। ठीक है, इसमें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ज्यादा हो गया, तो ये नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आया नहीं। 5 देख लो, 5 का भाग 6 में हमें करना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ज्यादा हो गया, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगी, तो ये भी हटा दो, इसको भाग नहीं जा रहा। 6, 5 के पहाड़े में 6 नहीं आ रहा, 6 के पहाड़े में 6 आ रहा है, इसलिए ये 6 आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1, 2, 3, 6 जो संख्याएं हैं, इनसे भाग देने पर, 6 में भाग देने पर भागफल जो शेषफल है वो हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है इन संख्याओं से, तभी वो गुणनखंड होती है। तो अब ये देखो हमने निकाल लिए 4 के भी गुणनखंड या अपवर्तक निकाल लिए, 6 के अपवर्तक या गुणनखंड निकाल लिए। अब ये बात आई है कि समापवर्तक निकालना है, यानी समान जो है, तो समान कौन कौन से हैं? देखो, एक इसमें, एक इसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, और देखो 4 नीचे नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात ही खत्म हो गई। तो ये 2 संख्या है, 1 और 2, ये समापवर्तक, समान अपवर्तक है, यानी समान गुणनखंड है। 4 और 6 के समान अपवर्तक कौन कौन से हो गए? 1 और 2 हो गए। अब बच्चों, अब हमें निकालना है बच्चों महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो समान अपवर्तक आए हुए हैं उनमें बड़ा अपवर्तक यानी गुणनखंड कौन सा है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है? 1 बड़ी है बच्चों की, 2 बड़ी है, तो 2 बड़ी है। तो 4 और 6 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन सा हो गया? 2 हो गया बच्चों। अब यही हो गया महत्तम समापवर्तक। तो 4 और 6 का मासापा कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालें। अब देखो आगे निकालते हैं बच्चों। देखो, अब देखो बच्चों, 6 के अपवर्तक निकालना है, तो 6 के अपवर्तक ऊपर से भी नोट कर सकते हो आप। देखो हमने 6 के भी निकाले ही थे। ठीक है, 6 के आप लिख सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो 1 से भाग देना आप शुरू कर दो। 1 का भाग देखो इसमें चला जाएगा। ठीक, फिर 2 की बारी आई, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर 3 की बारी आई, 3 दूनी 6 हो गया बच्चों। 4 दूनी 8 हो गया, 4 के पहाड़े में ये आता नहीं, 5 के पहाड़े में आता नहीं, तो और संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, नहीं अपवर्तक होती है। अब 9 की बात आई। देखो 9 जो संख्या है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 तक आप हमने लिख लिया ये संख्या। अब हमें पहले 1 से भाग करना, 1 तो सभी की होती है। अब चलो ये हट गया। ठीक है, अब 2 की बारी आई। 2 का भाग करना है 9 में, तो 2 का भाग करो बच्चों। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो ये गुणनखंड नहीं होगी, हटा दो। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 के पहाड़े में 9 आता, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 आता है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक,
अब 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ज्यादा हो गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5 के पहाड़े में भी 9 नहीं आता, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 6 के पहाड़े में देखो बच्चों, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 9 नहीं आता, ठीक है, तो 6 भी हटा दो। 7 के पहाड़े में आता है, 9 नहीं आता, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी हटा दो। 8 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया बच्चों, ठीक, हटा दो। 9 एकम 9 यानी संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है, गुणनखंड होती है। अब देखो 9। अब बच्चों अब देखना है समान अपवर्तक कौन से, देखो ये एक ऊपर भी है एक नीचे भी। 2 देखो इसमें नहीं है, ठीक है, 2 इसमें नहीं है तो हट छोड़ दो। 3 इसमें है, 3 इसमें, देखो ठीक ये। अब 6 नीचे नहीं है, ठीक है, तो इसको बैठ। अब हमारे जो समान अपवर्तक मिला हुआ है, 6 और 9 के समान अपवर्तक हो गए 1 और 3। अब देखो इसमें जो महत्तम है यानी कि सबसे बड़ा या बड़ी, ठीक है, संख्या कौन सी है, वही महत्तम समावर्तक होता है। यानी कि हमें पहले निकालना है 6 9 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक या गुणनखंड कौन सा है। 1 और 3 में कौन सा है, 3 है। अब जो 3 है सबसे बड़ा, वही हमारा 6 9 का मासापा हो जाएगा या महत्तम समावर्तक हो जाएगा, तो ये 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम किन्हीं संख्याओं का, किन्हीं का मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी संख्या होंगी उनका मासापा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब ये बताया गया बच्चों, देखो दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 21 का निकालना है हमें और 35 का निकालना है। तो बच्चों देखो 21 का हमें निकालना है, देखो हम इसे बता दें इधर। अब हमें 21 के अपवर्तक निकालना है, ठीक है, अपवर्तक निकालना है। फिर कितने निकालना था हमें। अब देखो 21 के अपवर्तक हमें निकालना है और 35 के अपवर्तक निकालना है, ठीक। तो 21 के अपवर्तक, 21 तक हम छोटी जो संख्याएं होंगी वो हम लिख लेंगे। 21 से छोटी संख्या 1 से लेकर यानी कि 20 तक, ठीक है। और 21 तो होता ही होता है, ठीक है, एक गुणनखंड, वो तो आप लास्ट में लिख ही लेना। तो 1 से भाग चला जाएगा बच्चों इसमें, ठीक है, 21 में 1 का भाग जाएगा। आप पहाड़े चौपतिया निकालो, उसमें देखते जाओ 21 किस पहाड़े में है। 2 के पहाड़े में ये आएगा नहीं, 2 क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 के पहाड़े में तो आएगा नहीं। 20 के बाद 22 आएगा। 3 के पहाड़े में देखो, 3 का पहाड़ा जब देखोगे आप 3 सत्ते 21 होता है, तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा। अब 4 के पहाड़े में 21 नहीं लिखा होगा, देख लो। 5 के पहाड़े में भी नहीं लिखा होगा, 6 के पहाड़े में भी 21 नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में आएगा 7, ठीक है बच्चों। फिर आप देखोगे को आगे संख्या लिखोगे, 20 तक पहाड़ा लिखा होगा, उसमें किसी के पहाड़े में 21 पहाड़े में कोई 21 संख्या नहीं आई होगी। तो क्या करते हैं, देखो एक तरीका ये है कि आगे वाली इनका गुणा कर लें तो वही आगे वाली संख्या आ जाती है। तो 3 सत्ते 21, देखो ये। तो अब ये 4 संख्याएं जो हैं वो 21 के अपवर्तक या गुणनखंड होंगी, ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखो इसकी 35 की, 35 का 1 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, 1 तो गुणनखंड होगा। 2 का भाग करेंगे, नहीं, 2 के पहाड़े में 35 नहीं आ गया, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या लिखी हुई है। 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 4 के में भी नहीं आएगा, देख लेना आप, ठीक है। फिर 5 के पहाड़े में आता है, 5 सत्ते 35 होता है, 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 6 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, ये 7 में आ जाएगा। 7 का पहाड़ा आप देखते जाओ, 7 पना 35, ठीक है। अब 7 के बाद आप किस में आएगा, देखो तो इसका गुणा कर लिया करो इन संख्याओं का, 5 सत्ते 35 आ गया। अगर 35 से और कोई छोटी संख्या होती तो इनके गुणनखंड से आ जाता, देखो 7 एकम 7, 5 एकम 5 आ गया, कोई बन ही नहीं रहा, तो 5 सत्ते 35, ये आपके 4 गुणनखंड या अपवर्तक आ गए। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो अब हमें निकालना है इन संख्याओं का मासापा, ठीक है। अब देखो मासापा कैसे निकालोगे, देखो यहां पर जो एक संख्या है दोनों में समान अपवर्तक गुणनखंड, 3 इसमें नहीं है, देखो फिर 7 आया, 7 है, और कोई भी संख्या इसमें समान नहीं है। अब जो
महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 1 और 7 में कौन सी है, 7 है। तो 21 और 35 का 21 व 35 का मासापा आ गया हमारा 7 आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये आ गया, अब ये 10 और 25 का निकालना है। तो 10 और 25 का देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो फिर निकालते हैं। ठीक है, 10 और 25, 10 के अपवर्तक निकालेंगे यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और 25 के निकालेंगे। देखो अब हम 1 से 10 तक जो संख्या होंगी उनसे भाग देते चले जाएंगे। 1 का तो जाएगा ही जाएगा, फिर देखो, फिर 2 का देखो पहाड़े में, 2 के पहाड़े में 10 आता है, फिर 3 के पहाड़े में 10 नहीं आएगा, ना 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में आएगा बच्चों। अब इन संख्याओं का गुणा कर लो तो कितना आया, 10 आया। तो ये देखो, ठीक है, तो ये 4 जो है हमारे जो संख्याएं आई हैं वो 10 के अपवर्तक आ गई यानी गुणनखंड आ गए। अब ऐसी 25 का देखो तो 1 तो है ही, 3 के अब 2 के पहाड़े में 25 आएगा नहीं, 3 के पहाड़े में आता नहीं, 4 के पहाड़े में आता नहीं, 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, अब देखो 5 के पहाड़े के बाद आप देखोगे किसी संख्या जो टेबल आपकी रखी होगी उसमें किसी में 20 तक पहाड़ा आप देख पड़ो, इस 20 में किसी में नहीं आया होगा, फिर 21 में भी नहीं आएगा, 22 में, फिर सीधे सीधे आपका आएगा 25 में। ठीक है, अब देखो, अब हमें इन संख्याओं का निकालना है 10 और 25 का मासापा। ठीक है, तो अब हमें पहले तो करना होगा जो समान संख्याएं हैं उनको देखना होगा। देखो 1 1 है, 2 है नहीं, 5 है, तो 5 ऐसे। अब महत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, महत्तम समावर्तक का मतलब इनमें जो बड़ी है, जो हमने ये बनाया 1 और 5 मिला है, उनमें बड़ी कौन सी, 5 है, तो ये 5 मासापा आ जाएगा। एक और चीज है बच्चों, इस 5 संख्या से ये दोनों संख्या कटनी चाहिए, जिसका मासापा निकालेंगे वो संख्या मासापा से हमेशा संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 5 दूनी 10 पचम 25, अगर ये विभाजित हो रही है तो आपका मासापा सही निकला हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यहां 60 के अलग अलग गुणनखंड दिए गए हैं, बताइए खाली गोले में कौन सी संख्या लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां 60 लिखा हुआ है, यहां पर कितना लिखा है, 6 का इसमें भाग देंगे तब हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 के हमें विभाजित करना है तो ये 2 आ गया, 2 का भाग करेंगे हम 6 में, 2 का भाग किस में करेंगे, हम 6 में करेंगे, 2 का भाग हम 6 में करेंगे बच्चों, तो आएगा 2 तियां 6। ठीक, अब देखो, अब ये 10 की बार आए, 10 की बारी आई तो 5 दूनी 10, इसलिए ये 2 आया, यानी इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है, तो 2 तियां 6। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों, देखो अब ये है। ठीक है, यहां 60 लिखा हुआ है, यहां संख्या ऐसी होंगी जिसका गुणा करेंगे वो 60 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 30 का भाग 60 में कर देंगे। 30 का आप पहाड़ा देखोगे, 30 से कम 30 दूनी 60, तो यहाँ 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ 30 आ गया, ये इसका तो ये तो अभाज्य गुणन का अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब 30 है भाज्य संख्या, तो अब 10 और यहाँ पे कोई संख्या है, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर है, तो 10 का भाग करेंगे 30 में, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30, देखो 3 आ गया। अब इसका भी गुणनखंड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये 3 अभाज्य संख्या है, इसलिए गुणनखंड नहीं मिल पाएंगे हमें। अब देखो 10 आया, अब 10 तो भाज्य संख्या है, ऐसी 2 संख्या बताओ जिसके पहाड़े में 10 आता हो, यानी कि दोनों का गुणनफल हम करें तो 10 मिल जाए। तो हमने देखा 1 का भाग तो चला ही जाता है, 1 से तो कोई मतलब नहीं, 2 का करेंगे तो 2 पंछे 10। ठीक है, 2 पंछे 10, तो ये जो बच्चों मिल रहे हैं ये वाले जो वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी 60 के ये हमें अभाज्य गुणनखंड मिले हुए हैं। ठीक है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं।
दी गई संख्याओं में सहवास संख्याएं ज्ञात करो। जब दो संख्याओं का मासा एक हो तो वे परस्पर सहवास संख्याएं होती हैं। याद कर लो परिभाषा बच्चों। सहवास संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका मासापा एक होता है, ऐसे याद कर लो। सहवास संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासापा एक होता है। और अपने दिमाग में कैसे रख सकते हो कि जिन संख्याओं का मासापा एक होता है वो सहवास संख्याएं कहलाती हैं। अपनी लैंग्वेज में इसको बना लेना, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों मासापा एक कब होता है? ठीक है, जब उनका गुणनखंड कब, देखो ये अभाज्य संख्या लिखी हुई 3 और 7 का मासा, तो अभाज्य संख्याओं का मासापा हमेशा एक होता है, याद रखो। अभाज्य संख्याओं का मासापा एक होता है, तो ये सहवास संख्याएं हो जाएंगी। 3 और 7 का मासापा कितना हो गया? 1, तो 3 और 7 सहवास संख्याएं हो जाएंगी। जहां पे 20 अभाज्य संख्याएं लिखी होंगी वो सहवास संख्याएं होंगी, ठीक है। 5 और 7 का मासापा, अब देखो 5 और 7 है, तो ये 5 और 7 क्या है? 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या। हमने अभाज्य संख्या आपको पढ़ाई, तो इनका मासापा बच्चों कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 5 और 7 क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या होंगी। सह अभाज्य, अभाज्य की परिभाषा आपको पता है, जो किसी संख्या से विभाजित ना हो और एक और अपने के अतिरिक्त, ठीक है, एक से प्रत्येक संख्या विभाजित होती है और अपने से विभाजित होती है, यानी कि एक और स्वयं किसी संख्या का गुणनखंड आवश्यक रूप से होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो बच्चों सहवास संख्या है, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब देखो, अब यहाँ क्या है? 8 और 12। 8 और 12 क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्याओं का मासापा जो है वो, इसमें कोई ना कोई संख्या एक हमें अभाज्य मिल जाती तो हमारा क्या हो जाता? सहवास संख्या हमारे, यानी कि मासापा हमें एक मिलता, तब ये संख्या कैसी हो जाती? सहवास संख्या हो जाती। लेकिन 8 और 12 जो है इनका मासापा क्या होगा? एक नहीं होगा, तो उसको हम आपको बता देते हैं। देखो कैसे। 8, ठीक है, 8 के अपवर्तक निकालोगे बच्चों और 12 के, अब देखो 8 के तो 1 से तो भाग जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा बच्चों, 3 में इसका भाग जाएगा नहीं, 4 का जाएगा, ठीक है, फिर 5, 6, 7 का नहीं जाएगा, फिर 8 का जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब देखो बच्चों 12 में किसका? 1 का तो जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 के पहाड़े में आता है, फिर 3 के पहाड़े में आता है, फिर 4 के पहाड़े में आता है ये, ठीक है, फिर ये 5 के पहाड़े में नहीं आता, फिर 6 के पहाड़े में आएगा बच्चों, ठीक है। फिर देखो 6 दूनी 12 हो जाएगा, बीच में कोई ऐसी संख्या मिलेगी नहीं जिससे ये विभाजित हो, तो 12 और हो जाएगा। अब देखो इन संख्याओं का मासापा जो होगा बच्चों वो देखो कितना आ जाएगा। देखो कॉमन इसमें समान अपवर्तक कौन से हैं या कॉमन कौन कौन से हैं? देखो 1 है, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, अब 3 है नहीं तो इसको हटा दो, 4 हो गया इसमें, ठीक है। अब देखो और संख्या कोई 8 और 6 है, 8 के बाद तो है नहीं तो हमें कोई मतलब। अब इसमें जो मासापा आया है हमारा 4 आया है बच्चों, तो बच्चों 8 और 12 का मासापा कितना हुआ? 4 हुआ बच्चों, ठीक है। तो 8 और 12 सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने आपको जो पाठ पढ़ाया है महत्तम समावर्तक, इस पाठ के जो प्रश्न थे वो हमने आपको समझा दिए हैं। अब अगली एक एक्सरसाइज दे रखी है वो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताया करें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को साझा अवश्य किया करें। धन्यवाद।